इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पबजी वीडियो गेम पर पाबंदी खत्म कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से पबजी वीडियो गेम पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पबजी वीडियो गेम पर पाबंदी खत्म कर दी है। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन हो गई, जिसके बाद फ्लोर मिल्स ने मैदे की कीमत भी बढ़ा दी। मैदा महंगा होने पर तंदूर मालिकान ने भी नान की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जिसके बाद फाइन और मैदे की जो कीमत है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान की कीमत में 20 रुपए का इंदिया जो है वो दे दिया है। और इस हवाले से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अफसर खान का ये कहना था कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान जो है वो 15 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन फाइन और मैदे की कीमत में इजाफे के बायस ईद के बाद नान की कीमत जो है वो 20 रुपए कर दी जाएगी। ताहम अगर इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई क्रैकडाउन किया गया तो हड़ताल तंदूर मालकान जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे गंदम की कीमत को कंट्रोल करे और फाइन मैदे की जो बढ़ती हुई कीमत है इस पर भी फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया हसन आपका। अब कुछ बात करें कराची में जारी घंटों लोड शेडिंग की। कराची के शहरियों के लिए अंधेरे खत्म ना हो सके, 7.5 घंटे की ऐलानी और कई घंटे की गैर ऐलानी लोड शेडिंग जारी है। कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हैं और कहां पर बिजली आ रही है, बता रहे हैं जावेद कायम खानी। जावेद, बताइएगा। में कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की बात करें तो हर शहरी जो है वो बिल बिला उठा है। जिससे बात करें वो यही दुआइयाँ देता हुआ दिखाई देता है कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और बिजली कई घंटे जो है वो गायब रहती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बिल के ऊपर नज़र डालें तो हज़ारों रुपए के बिल जो है भेज दिए जाते हैं, बिजली आती नहीं है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, मामलात ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। घर के अंदर मरीज़ है या कोई बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, तमाम ही जो है वो इस लोड शेडिंग से परेशान है। और अब भी ये देख सकते हैं आप कि लाइट नहीं है तो पंखा जो है वो हाथ वाला पंखा इन्होंने लिया, इसी से ही जो है वो अपना पसीना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, कब लाइट आती है, कब जाती है और बिल के बारे में बताइएगा। लाइट तक कोई टाइम तो है ही नहीं है। जब इनका दिल चाहा तो ये उस वक्त ये बंद कर देते हैं, यानी कि कोई पता नहीं है। इसकी वजह से हमारा सारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कारोबार हजरात हैं या इलाका मक्की और घरेलू सारिफीन तमाम ही परेशान हैं इसके इलेक्ट्रिक की रविश से, गैर एलानिया लोड शेडिंग से। जबकि एलानिया लोड शेडिंग की बात करें तो पोश इलाकों में 4 घंटे और मुजाफाती इलाकों और दीगर इलाकों के अंदर 7.5 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग है। और उसके अलावा भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली चली जाती है। शहरियों के मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं। पानी की प्रॉब्लम्स का सामना है, बिजली आती है तो पानी नहीं होता, पानी जब आता है तो बिजली नहीं होती है। और मसाजिद के अंदर भी आज जुम्मे का रोज़ है, मसाजिद में भी पानी की कमी का किल्लत का सामना है। इसके इलेक्ट्रिक की बाइस जो है और कारोबार की बात करें तो कारोबार भी शदीद मुतासिर है। जावेद, बहुत शुक्रिया। कराची में जहां एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया, वहीं बैटरियां और सोलर पंखे बेचने वालों की चांदी हो गई। शहर में बैटरियों और सोलर पंखों की डिमांड बढ़ने से उनकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद, बताइएगा। कराची की आवाम जो है वो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान हो चुकी है और उसके बाद जब बिजली कई घंटे चली जाती है तो उनका रुख जो है वो कराची की मरकज़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ होता है, जहां मुख्तलिफ चीज़ें, चार्जेबल फ़ैन और आपके सोलर सिस्टम और UPS और दीगर जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं और एक इजाफी खर्च उन पर पड़ गया है। इस वक्त हम इस मार्केट में मौजूद है, हमारे से एक दुकानदार हैं। कराची की आवाम परेशान आ गई है लोड शेडिंग से, तो मुतबादिल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर क्या क्या खरीद रहे हो, क्या क्या चुगाड़े चल रही हैं इस टाइम? एक तो 12 वोल्ट के फ़ैन खरीदे जाते हैं और दूसरी बात इमरजेंसी लाइट हो गई और चार्जर हो गए, बैटरियाँ हो गई। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक साहब भी हैं कि इलेक्ट्रिक ने तो परेशान कर दिया, अब शहरी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? केसी वालों को चाहिए कि वो अवाम के हाल पे रहम करे, कम से कम बिजली लेके जाए ताकि इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ये कम से कम एक आम आदमी को कितने तक में मसला हल हो जाता है? अगर वो बैटरी, चार्जर और फैन लेंगे तो सिर्फ यही इनको 7,000 7,500 तक में पड़ता है। जी देखिए, जैसे ये बता रहे थे कि इस महंगाई के दौर में इजाफी जो है 5-7 हज़ार रुपए तक का
खर्च आता है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक से जो सताए हुए लोग हैं वो घर में कुछ देर सुकून का सांस लेते हैं। तो यकीनन महंगाई के इस दौर में, जबकि के इलेक्ट्रिक को तो कोई नहीं रहा है अभी तक सीधा कर सका कोई भी इदारा, ना नेपरा नोटिस भी दिए, मगर कराची वालों पे इजाफी खर्च ज़रूर पड़ गया है कि वो मुतबादिल जो बिजली के आलात हैं वो ख़रीद रहे हैं ताकि कोई उनको रोशनी मिल सके और हवा मिल सके और गर्मी के इस मौसम में उनकी ज़िंदगी में कुछ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में तारों से कुंडे हटाने और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 25 अगस्त तक के इलेक्ट्रिक को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। तो आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने कराची में तारों से कुंडे हटाने और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 25 अगस्त तक के इलेक्ट्रिक को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। इलाके आशुखेल में गुज़श्ता रात 3 दोस्त कत्ल कर दिए गए। तीनों नौजवान पर ताक में बैठे मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वर्सा ने लाशें गुलजार चौक कोहाट रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि पेशावर का इलाका है आशुखेल, जहां पर गुज़श्ता रात 3 दोस्त कत्ल हो गए। तीनों नौजवानों पर ताक में बैठे मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वर्सा ने लाशें गुलजार चौक कोहाट रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में सफाई के नाकिस इंतजामात पर सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? कचरा एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो इख्तियारात मांगती हैं, इख्तियारात मिल जाएं तो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जफर सुमरो से। जी जफर, बताइएगा। देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट में कराची में गंदगी और कचरे के ढेर के खिलाफ जो है दरखास्त पर समाअत हुई। तो समाज जो है अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो कराची का हम हाल देखते हैं तो हमें रोना आता है। और कराची इतना बड़ा शहर है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, मगर कराची की हालत जो है वो किसी तरह ने सही नहीं की। तमाम तर जो सियासी पार्टी होती है पहले नारे लगाती है और अवाम को ये कहती है कि हमें कामयाब करवाएं, जिसके बाद हम मुल्क और शहर का जो है जो उसका हलिया है वो ठीक कर देंगे। मगर उसके बाद जब वो इख्तियार में आते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या वादे किए थे। कराची के अवाम के साथ भी सियासी पार्टियों ने ऐसे ही वादे किए थे, ताहम अभी तक जो है कोई कराची का हाल सही नहीं कर रखा। आजाद ने मजीद रिमार्क्स दिए कि केएमसी और डीएमसी क्या कर रही है और उसके अलावा। जी जफर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में दूध की कीमत पर काबू न पाया जा सका। इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में फी किलो दूध 120 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दही भी 180 रुपए किलो कर दी गई है। फिर रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। शहर कायद में इंतजामिया बेबस हो गई। दूध फरोश धड़ल्ले से फी किलो दूध पर 26 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। कमिश्नर कराची दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो और इनकी इंतजामिया दूध 94 रुपए फी किलो पर फरोख्त कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। दूध फरोश फी किलो दूध 120 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं और तो और दही की कीमत में भी 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब शहर में दही फी किलो 180 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इधर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर ने दूध की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने पर उदा छोड़ दिया है। मैं अपने लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। मैं इसलिए मुस्तैफ़ी हो रहा हूँ। पिछले 2.5 साल से हम अब तक नोटिफिकेशन नहीं ले सकें और मिल्क रिटेलर्स पे भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं मैं समझता हूँ कि वो गलत हैं और उसकी बुनियाद नोटिफिकेशन का ना होना है। कमिश्नर कराची ने तमाम 6 अजला के डीसीज को दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है, लेकिन इस पर अमल भी होगा या नहीं ये कल तक वाज़ेह हो जाएगा। हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ ऐलान कर देती है, दूध की कीमतों में अमली तौर पर कमी कराई जाए ताकि रिलीफ मिल सके। हम लोग बच्चों के लिए परचेज कर लेते थे, आजकल वो इतना महंगा हो गया है कि हमारी औकात से बाहर है। अब प्लस ये कि और दूध के जो डब्बे आ रहे हैं उनके अंदर वो पाउडर वगैरह है, ये इश्यूज़ हैं। तो अब तो दूध का तो समझे तस्वुर ही नहीं है। 90 रुपये किलो होना चाहिए दूध इस टाइम 120 रुपये बिक रहा है और दही जो है 200 रुपये में मिल रही है। पहले 180 रुपये चल रही थी, अब 200 रुपये दे रहे हैं। सबकी अपनी मनमानियाँ देख लें। अब तो दूध वाला लाइन लगा के दूध लेना पड़ता है। दूध ये भी नहीं कि आराम से मिल जाए दूध।
मौसम के हवाले से कुछ बात करें। कराची में आसमान पर हल्के बादल छा गए हैं। शहर में आज और कल हल्की बारिश, जबकि इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, हमें बताइएगा। शहर कायद में बेशक सुबह सवेरे भी हमने जो है हल्की बारिश देखी, तो कराची वालों को सुबह सवेरे तो अच्छा मौसम बर्दाश्त किया, लेकिन जिस तरीके से दिन की तरफ जो है औकात बढ़ने लगे हैं, गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी महसूस की जा रही है। तकरीबन 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जा हरारत है। साथ साथ हम देखते हैं कि किसी इलाके में धूप है और कहीं जो है छाँव का सिलसिला जारी है। तो कराची में हल्के बादल छाए हुए हैं, कभी धूप कभी छाँव भी चल रही है। और साथ साथ ये कि हवा की रफ्तार अच्छी है, तकरीबन 9 से 12 नॉटिकल माइल जो है कराची में हवा की रफ्तार है। तो समंदरी हवाएं हैं, तो कराची वालों को थोड़ा रिलीफ भी मिल रहा है। साथ साथ अच्छी खबर ये भी है कि आज रात भी हल्की बारिश होगी और साथ साथ यही हल्की बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने के अमरीकी इकदाम के बाद चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चीन ने जनूब मगरबी शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है इकदाम अमरीका के गैर मुनासिब इकदाम का मुनासिब और जरूरी जवाब है। आपको बताएं कि ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने के अमरीकी इकदाम के बाद चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चीन ने जनूब मगरबी शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वजीर कानून फरूग नसीम इजहार ख्याल कर रहे हैं। दैट इज द कट ऑफ डेट। उसके बाद हम जो रिजर्वेशन था ये भी मजबूर थे, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, और पाकिस्तान जो है वो ICJ के जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं आ सकता था। उस वक्त तो ये गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा, उसके बाद स्टे एप्लीकेशन उनकी चलती है, स्टे एप्लीकेशन में उनको स्टे मिलता है। उसके बाद मज़ीद टाइम आता है और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के वक्त, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उस वक्त होते हैं जब तमाम सवाल जवाब हो चुके होते हैं। ICJ का प्रोसीजर सर ऐसा है कि इन एडवांस आपको साल भर पहले उसका सवाल जवाब, रीजॉइंडर, एफिडेविट, सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ती हैं। तो उन प्लीडिंग्स पे जब केस आर्ग्यू होता है तो ICJ ये फैसला करती है कि नहीं, आपने इसको काउंसलर एक्सेस देनी थी, नंबर 1। सेकेंडली ICJ ये कहता है कि ठीक है, जो इंडिया का जो प्रेयर थी कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए और एक्विट कर दिया जाए, तो वो प्रेयर तो हम ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन डाली ICJ ने, और ये सर ये जजमेंट में लाया हूँ, और इसके लंबा चौड़ा जजमेंट है, लेकिन दोस्त हमारे सारे बैठे हैं। अगर इसका पैराज 144, 145, 146, 147 और 148, यानी 144 से 148 तक अगर इसका थोड़ा सा मुताला करें तो उसके अंदर ICJ ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की, और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और ना सिर्फ ये कहा गया, बल्कि इसके अंदर, क्योंकि बाद में एक पिटिशन भी फाइल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, तो मैं उसका भी इसको रैप अप करूं। ये पैरा 145 में इस जजमेंट पे ये लिखा है कि पाकिस्तान का जो ये ऑब्लिगेशन है फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, वो है ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू द रिजल्ट, यानी आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करेंगे। सर नतीजतन जो इसकी लैंग्वेज थी, ICJ के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे NRO वो चीज़ होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने NRO निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। अच्छा सर, अगर ये आप नहीं करते, सपोजिंग जैसे एक्चुअली मेरा इतना एहतराम का इनसे रिश्ता है ख्वाजा आसिफ से, इनको पता है, इन्होंने एक बात की, सिर्फ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ सर, कि अगर ये नहीं करते, जैसे आपने फरमाया ना बाहर से डिक्टेशन ले रहे हैं, सर ICJ ने जब फैसला एक दे दिया
और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, स्टेट हैं, इस दुनिया के आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। अब आपके पास दो रास्ते थे और दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने और वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हमारे खिलाफ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें। और ये उनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है, खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमें ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों की हर तरह से ताज़ीम करनी है एज ए कमिटी ऑफ नेशंस। ये आपको सारा कॉन्सेप्ट मुझसे ज़्यादा पता है सर। अब सर होता ये है कि अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 94 है UN चार्टर का, वो आप देख लें, साथ साथ आर्टिकल 60 है ICJ स्टैट्यूट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया की जाने की। और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनैलिटी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक आध जगह ये ज़रूर कहा कि सर बहुत सी चीज़ों में हम सियासत कर लें, यहाँ बड़े सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान ने ये बहुत रिस्पॉन्सिबली ये काम किया है। अब दो चीज़ें जो सामने आती हैं, एक तो ये आती है कि जी आपने इसका ऑर्डिनेंस क्यों बनाया, आपने हमें बताया क्यों नहीं, और आपने इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं किया, और ऑर्डिनेंस बनाने से पहले आपने हमें बताया क्यों नहीं। पहली बात तो ये है कि सर ऑर्डिनेंस का जो प्रिंसिपल है दैट इज एम्बेडेड इन आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पे एक नहीं सैकड़ों दर्जन जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, और उसमें इस तरह की बात है कि अगर पार्लियामान सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, गवर्नर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। और ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले फेडरल गवर्नमेंट को या सदर को या प्राइम मिनिस्टर को पहले ऑपोजिशन को या दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान में उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। देखिए मैं सर 2012 से सेनेटर हूँ, 2 हुकूमतें मैंने देखी, पीपल्स पार्टी की, भाई हैं हमारे, बहनें हमारी, PMLN भी लाइकवाइज, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये भी जब ऑर्डिनेंस लाते थे तो ये सर अपोजिशन से कंसल्ट नहीं करते थे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, ये प्रोमलगेट तो हुआ और गजेट हुआ 21 मई 2020 को, और जब गजेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि दिस इज अ नोटिस टू द पब्लिक एट लार्ज। तो ये कोई किसी ने तकिए के नीचे या अपने सराहने रख के नहीं इसको बनाया, बल्कि गजेट किया। जो गजेट होने की रिक्वायरमेंट है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखी हुई है, और इसके हिसाब से ये ऑर्डिनेंस बना। ICJ की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन आप दें इस आदमी को, सजा खत्म ICJ ने नहीं की। इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। अगर सजा खत्म होती तो सर मैं आपके साथ वहां खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता। सजा खत्म नहीं हुई तो ये तो बुनियादी तौर पे ये NRO तो है नहीं। ये साबित ये करता है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए हर तरह से हर कोशिश करेगा। और इंडिया के देखिए, इंडिया ने तो ये तैयारी कर ली होगी कि ज़रा सा ये इधर उधर होते हैं, हम 2 काम करेंगे, ICJ में जाएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। अब इसका पैराया क्या है, इस ऑर्डिनेंस का पैराया क्या है? जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी ने ये फरमाया कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन से ये साबित होता है कि ये NRO है। सर मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद कोई मेरी मेमोरी साथ नहीं दे रही। ऑर्डिनेंस जब मैंने निकाला तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द हाई कोर्ट मीन्स a high court established under Article 175 of the Constitution of Pakistan 1973 within the limits of whose territorial jurisdiction a foreign national is confined. That's all.
दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। ये कहाँ लिखा है कि उसकी इस एक्सप्लेनेशन ने सज़ा माफ़ कर दी है? लेट्स ट्राई टू रीड समथिंग विच इज़ रिटन इन देयर। अगर कोई इनविजिबल इंक से कोई चीज़ लिखी है, कोई पढ़ना चाहता है, तो कंस्पिरेसी थ्योरी तो सर कुछ भी हो सकती है। सर मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मोदी के यार हैं, मैंने कभी नहीं कहा, ना आपको कहा ना आपको कहा। मैं आपके सामने हक़ाइक़ नहीं सर, मैं आपके साथ, मेरा फ़र्ज़ है ख्वाजा साहब, मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको तो आपसे तो इतना मेरा रिस्पेक्ट का रिश्ता है, मेरा ये फ़र्ज़ आप सब से, राजा साहब बैठे हैं, राजा साहब से पूछें कितना इनसे प्यार का, रिस्पेक्ट का मेरा रिश्ता है पीपल्स पार्टी से, ये मेरी नवीद साहब से, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सर आपको ये हक़ाइक़ बताऊँ। उसके बाद सर आप, ये हमारे दोस्त हैं, इनके साथ ज़रूर सियासत करें, हर तरह से करें। सर ये वो चीज़ नहीं है। मैं अगर आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकूं कि दिस इशू इज़ सो सेंसिटिव, इसके रिपल्स हैं और आप सबको अंदाज़ा है, हमें इस इशू को जाने देना चाहिए, इसको लॉ बनाना चाहिए। ये आज टेबल होने के लिए भी रखा हुआ है। इसका स्कोप क्या है? इस ऑर्डिनेंस का स्कोप है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है डिस्पोजल ऑफ पिटिशंस फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन। पहली बात यह है कि अपील नहीं है, अपील इज ए डिफरेंट स्पीसीज ऑल टुगेदर। दिस इज रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, जैसा हमें डायरेक्ट किया आईसीजे ने। और आईसीजे ने क्यों डायरेक्ट किया? क्योंकि इससे पहले 3-4 जजमेंट्स ऐसे हैं, पैरा 144 में लिखा है, एक अवीना का केस है और दूसरा केस है यूनाइटेड स्टेट्स वाला। उसकी बेसिस पे जो आईसीजे ने अपना पुराना फैसला दिया था, वो दोबारा वो फैसला कुलभूषण वाले केस में भी मुरव्विज कर दिया, वो रीइटरेट किया। और उसके अंदर जो सेक्शन 3 जो पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है वो जो बना है, वो मैं आपको बताता हूँ। In deciding a petition filed under Section 2, the court shall examine whether any prejudice has been caused to the foreign national in respect of his right of defense, right to evidence. कुल मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस के हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूँ। फ़ारूक नसीम कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।